रिसेशन का मतलब जब आपको बेल्ट टाइट करनी पड़े। डिप्रेशन का मतलब जब आपके पास पतलून टाइट करने के लिए बेल्ट ही ना बची हो। और जब आपकी पतलून ही गायब हो जाए, आप एयरलाइन बिजनेस में हैं। एडम थॉम्सन ने ये बात एविएशन बिजनेस के जोखिम को समझाने के लिए कही थी। एडम ब्रिटेन की सबसे सक्सेसफुल एयरलाइंस में से एक ब्रिटिश कैलेडोनियन के फाउंडर थे। एडम की ये बात हिंदुस्तान में कई बार सच साबित भी हो चुकी है। किंगफिशर, पैरामाउंट, मोहन मिकिन और गो फर्स्ट जैसे ना जाने कितने नाम बड़े अरमानों के साथ आसमान में उड़े थे, लेकिन भारी घाटे और खर्चे के टर्बुलेंस ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जमीन पर ला पटका। स्पाइस जेट बड़े दिनों से इस अंजाम को टालती आई थी, लेकिन अब लगने लगा है कि कंपनी के पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है। एम्प्लॉयज को समय पर सैलरी नहीं दी जा रही है। मार्केट शेयर गिरकर 1.6% के आसपास रह गया है। लीज पर लिए गए 3 प्लेन्स को छोड़ दिया जाए तो कंपनी के पास खुद के ऑपरेशनल पैसेंजर जेट्स सिर्फ 8 हैं। पैसेंजर इतने परेशान हो गए हैं कि स्पाइस की फ्लाइट को बुक करने से बचते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि ये कब कैंसिल हो जाए। जो लोग जहाज में चढ़ रहे हैं वो खराब सर्विस की शिकायत कर रहे हैं। स्पाइस जेट डूब जाएगी, ये हम सुन तो बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन हर बार ही बच जाती थी। क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा? मसालों के नाम पर बनी एक एयरलाइन कैसे भारत के मिडिल क्लास की पसंद बनी थी, और एक किंगफिशर, डेक्कन और गो एयर जैसे उदाहरणों से सीख क्यों नहीं पाई? ये सब हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबर गांव देख रहे हैं। 1991 से पहले भारत के एयर स्पेस प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बिल्कुल बंद था। एयर कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1953 के तहत एविएशन सेक्टर पर सरकारी कब्जा था। एक्ट ने एक सरकारी मोनोपोली बनाई। एयर इंडिया इंटरनेशनल रूट्स पर चलती थी, इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक सेक्टर संभालती थी, यानी कोई भी प्राइवेट कंपनी शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट नहीं चला सकती थी। फिर आया साल 1991। सरकार ने इकोनॉमी को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलना शुरू किया और इनमें से एक एविएशन सेक्टर भी था। इसी दौरान जेट एयरवेज जैसी कंपनियां शुरू हुई थी। बिजनेसमैन सतीश मोदी ने भी इस बिजनेस में हाथ आजमाने की सोची और 1993 में जर्मन एयरलाइंस लुफ्तांजा के साथ मिलकर एमजी एक्सप्रेस नाम से एक एयरलाइन खोली। 1995 में इसका नाम बदलकर मोदी लुफ्त हो गया, क्योंकि इस एयरलाइन के ऑपरेशन में लुफ्तांजा जैसी प्रोफेशनल सर्विस के लोग शामिल थे। इसीलिए ये एयरलाइन शुरुआत में तो खूब पसंद की गई। ये डोमेस्टिक रूट्स पर फर्स्ट क्लास, बिजनेस और इकोनॉमी तीनों कैटेगरीज की सीटें लेकर आई, जो तब तक नई चीज थी। पैसेंजर के साथ कार्गो सर्विस भी आई, लेकिन लुफ्तांजा के साथ एक भारतीय कंपनी की पार्टनरशिप चल नहीं पाई और नाम में लुफ्तांजा का लुफ्त डालने के 1 साल बाद ही माने 1996 में मोदी लुफ्त बंद हो गई। जर्मन अपना झोला उठाकर वापस कोलन चले गए। मतलब मोदी लुफ्त में से अब मोदी बचा, तो बंद पड़ी एयरलाइन का नाम बदलकर रॉयल एयरलाइंस कर दिया गया। लेकिन इस ब्रांड नेम के साथ कंपनी ने एक भी उड़ान नहीं भरी। 2005 में जाकर एयरलाइन का नाम चौथी बार बदला गया। नया नाम आया स्पाइस जेट। टू बी फेयर, 2005 में जो हुआ उसमें सिर्फ नाम नहीं बदला था, ये एक पूरी रीब्रांडिंग एक्सरसाइज थी। कंपनी अब एक बजट कैरियर बनाना चाहती थी जो कि अफोर्डेबल टिकट्स बेचे, कुछ वैसा ही जो 2005 में ही राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल करना चाह रहे थे। इन्हीं 2 लोगों ने इंडिगो बनाई थी। अब एक बजट कैरियर का नाम रॉयल एयरलाइंस हो नहीं सकता था, इसीलिए स्पाइस जेट नाम रखा गया। नए जेट्स खरीदने के लिए 390 करोड़ मार्केट से जुटाने का काम शुरू हुआ। कंपनी ने कलर थीम को बदलकर रेड और व्हाइट किया। ये सब अजय सिंह के दिमाग की उपज थी। इन्होंने भूपेंद्र कंसागरा के साथ मिलकर रीब्रांडिंग का बीड़ा उठाया था। जब उन्होंने हवाई जहाज को लाल रंग दिया तो इस कलर सिलेक्शन पर सवाल उठे। तब फोर्ब्स को दिए एक इंटरव्यू में अजय सिंह ने कहा था कि जहाज़ों के रंग को देखकर कुछ लोगों ने कहा लाल तो खून का रंग है, लोग इसे देखकर सोच सकते हैं कि ये एयरलाइन सेफ नहीं है, लेकिन मुझे ये लॉजिक बहुत बेकार लगा। इंडिया तेजी से बढ़ रहा था, नई पीढ़ी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। भारत मसालों के लिए जाना जाता है और लाल मिर्च तो हमारे पसंदीदा मसालों में से एक है। इसी सोच से नाम रखा गया स्पाइस जेट। अजय का प्लान ये था कि आने वाले समय में एयरलाइन के पास 100 प्लेन्स होंगे, हर प्लेन का नाम किसी न किसी मसाले के नाम पर रखा जाएगा। स्पाइस जेट की टैगलाइन थी रेड, हॉट, स्पाइसी। इसीलिए मसालों के 100 नामों की एक लिस्ट भी तैयार की गई थी। मई 2005 में स्पाइस जेट ने अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट शुरू की, दिल्ली से अहमदाबाद। शुरुआत में 2 बोइंग 737 प्लेन लीज पर लिए गए। बाद में 10 और प्लेन्स का ऑर्डर बोइंग को ही दिया गया। अब यही चीज़ जो थी स्पाइस जेट को इंडिगो और गो फर्स्ट जैसे कंपेटिटर से अलग बनाती थी, क्योंकि वो लोग यूज़ करते थे एयरबस A320। स्पाइस जेट के इन बोइंग प्लेन्स में एक ही बार में 189 पैसेंजर्स के बैठने की कैपेसिटी थी और इनमें पूरी तरह से इकोनॉमी क्लास सीटें थी, क्योंकि स्पाइस का टारगेट ही क्या था? मिडिल क्लास, जो फैंसी नहीं, सस्ती और फंक्शनल टिकट प्राइसिंग पसंद करती है।
स्पाइसजेट के शुरुआती सालों में एयरलाइन ने काफी तेजी से ग्रोथ की। सिर्फ 3 साल में माने 2008 तक स्पाइसजेट भारत की 5 सबसे बड़ी एयरलाइंस में शामिल हो चुकी थी। इसी दौरान जेट एयरवेज ने एयर सहारा और किंगफिशर एयरलाइंस ने एयर डेक्कन को एक्वायर किया। लेकिन तभी एविएशन इंडस्ट्री को 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का झटका लगा। पूरे सेक्टर्स के लिए हालात मुश्किल हो गए। इसके बावजूद स्पाइसजेट ने अपनी ग्रोथ जारी रखी। फिर 2010 में इस कंपनी ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। किसी डोमेस्टिक कैरियर को भारत में 5 साल तक सर्विस देनी होती है और इसके बाद वो इंटरनेशनल रूट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। 2010 में स्पाइसजेट को 5 साल पूरे हो गए तो इंटरनेशनल रूट्स के लिए परमिशन मिली और दिल्ली से काठमांडू और चेन्नई से कोलंबो के लिए फ्लाइट्स शुरू की गई। इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होने के बाद आया लीडरशिप में चेंज। 2010 में ही सन ग्रुप के चेयरमैन और बिजनेसमैन कलानिधि मारन ने करीब 750 करोड़ में स्पाइसजेट की 37.7% हिस्सेदारी खरीदी। कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में आया। बाद में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 53% से भी ज्यादा हो गई। स्पाइसजेट बोर्ड से अजय सिंह हट गए। अब क्योंकि मारन के पास पैसा था तो एयरलाइन को लगा कि अब उसके पास तेजी से विस्तार करने के लिए पर्याप्त पैसा भी है, ताकत भी है। इसी के बाद स्पाइसजेट ने अपनी पुरानी सिंगल एयरक्राफ्ट स्ट्रैटेजी से हटकर बड़ा दांव खेला। 2010 के आखिर में कंपनी ने 30 बोइंग 737-800 विमानों का ऑर्डर दिया। इसके साथ ही 15 बम्बार्डियर टर्बोप्रॉप प्लेन्स का भी ऑर्डर दिया, ताकि छोटे शहरों खासकर टियर 2, टियर 3 शहरों तक पहुंच बनाई जा सके, जहां छोटे रनवे वाले एयरपोर्ट्स थे। सुनने में ये स्ट्रैटेजी बढ़िया लगी थी, लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी। अब 2 अलग अलग तरह के प्लेन्स की फ्लीट को चलाना है। एक लो कॉस्ट एयरलाइन के बेसिक मॉडल को महंगा और मुश्किल और महंगा बना देता है। 2012 तक आते आते स्पाइसजेट की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने लगी। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों ने एयरलाइंस के खर्चे बढ़ा दिए। कंपनी को उस साल करीब 39 करोड़ का घाटा हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि जनवरी 2012 में डीजीसीए माने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने स्पाइसजेट के साथ कुछ भारतीय एयरलाइंस को लेकर चिंता जताई। ये कहा कि स्पाइसजेट फ्लाइट ऑपरेशंस की क्वालिटी से जुड़ा जरूरी डेटा ठीक से मेंटेन नहीं कर रही है। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक स्पाइसजेट जून 2011 से लगातार घाटे में चल रही थी। ऐसे समय में कंपनी को संभालने के लिए कलानिधि मारन ने एक बार फिर पैसा लगाया। 2012 में करीब 100 करोड़ का अलग इन्वेस्टमेंट किया गया। इस फंडिंग और लागत पर काबू पाने की कोशिशों का असर दिखा भी। साल खत्म होते होते स्पाइसजेट दोबारा प्रॉफिट में आ गई। इसी दौर में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, जबकि जेट एयरवेज को एतिहाद की फंडिंग का सहारा मिल गया। हालांकि स्पाइसजेट का ये प्रॉफिट गेम ज्यादा दिन तक चला नहीं। 2014 के आखिर तक स्पाइसजेट की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पास कैश की इतनी कमी थी कि रोजमर्रा का काम चलाने के लिए उससे वेंडर्स और सरकार तक के पेमेंट टालने पड़ रहे थे। संकट दिसंबर 2014 में अपने चरम पर पहुंच गया, जब तेल कंपनियों ने स्पाइसजेट के विमानों में उधार पर ईंधन भरने से भी मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एयरलाइन को कुछ समय के लिए अपना पूरा फ्लीट ग्राउंड करना पड़ा। कंपनी पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उधार था। हजारों यात्री अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए थे। कंपनी के पास कैश लगभग खत्म हो चुका था। हालात देखकर लग रहा था कि स्पाइसजेट भी उसी रास्ते पर जा रही है जिस रास्ते पर चलकर 2 साल पहले किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई थी। ऐसे वक्त में स्पाइसजेट के पुराने प्रमोटर अजय सिंह की वापसी हुई। 2015 में उन्होंने कलानिधि मारन से दोबारा एयरलाइन खरीदी। इसके बाद कंपनी ने सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पर दोबारा बातचीत शुरू की, घाटे वाले रूट्स को बंद किया, एयरलाइन की रीब्रांडिंग पर काम किया। इस टर्न अराउंड का असर बेहद तेजी से दिखा भी। अजय सिंह की कमान संभालने के सिर्फ 2 क्वार्टर्स के अंदर स्पाइसजेट घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई। कंपनी की हालत ठीक हो ही रही थी कि तभी मालिक कलानिधि मारन ने स्पाइसजेट को कोर्ट में घसीट लिया। दरअसल स्पाइसजेट के पूर्व मालिक कलानिधि मारन ने एयरलाइन को बचाने के लिए को फाउंडर अजय सिंह को सौंपा था, और ये सौदा हुआ था महज 2 रुपए के टोकन प्राइस पर, जिसमें मारन ने एयरलाइन की 58.5% हिस्सेदारी अजय सिंह को दे दी थी। डील के तहत मारन ने कंपनी का पुराना कर्ज चुकाने के लिए करीब 679 करोड़ दिए। इसके बदले अजय सिंह और स्पाइसजेट को मारन को वारंट देना था और प्रेफरेंस शेयर जारी करने थे, जिससे भविष्य में मारन को स्पाइसजेट में दोबारा कुछ शेयर मिल पाते। अब यहाँ मारन का आरोप ये था कि उन्होंने पैसे तो पूरे दे दिए, लेकिन अजय सिंह और स्पाइसजेट ने ना तो उन्हें वारंट दिए और ना ही शेयर जारी किए। जब बात बनी नहीं तो मारन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले को आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया। जब 2 कंपनियों या पक्षों के बीच पैसे, कॉन्ट्रैक्ट या किसी दूसरे मामले को लेकर विवाद हो जाता है तो वो मामला आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास ले जा सकते हैं। 2018 में इसी ट्रिब्यूनल ने फैसला मारन के पक्ष में सुनाया।
स्पाइस जेट को निर्देश दिया गया कि वो मारन को 500 करोड़ ब्याज के साथ वापस करे। हालांकि मारन ने शेयर न मिलने से हुए नुकसान के बदले 1323 करोड़ के हर्जाने की मांग भी की थी। इसे ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया। तो स्पाइस जेट को जो लाइफलाइन मिली थी वही उसके लिए चुनौती बन गई। कंपनी ने दलील दी कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा दे दिया है, लेकिन जो 12% से 18% ब्याज मांगा जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। मामला फिर से कोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार स्पाइस जेट को फटकार लगाई, साफ कहा कि आर्बिट्रेशन के फैसले का पालन करना होगा। एक तरफ कंपनी के वकील कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, दूसरी तरफ कंपनी बिजनेस को पटरी पर लाने की भी कोशिश कर रही थी। अक्टूबर 2018 में स्पाइस जेट ने अपना पहला बोइंग 737 मैक्स 8 प्लेन फ्लीट में शामिल किया। ये प्लेन स्पाइस जेट के लिए इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि कंपनी इसे अपने पुराने 737 विमानों की जगह इस्तेमाल करके कम फ्यूल में ज़्यादा दूरी और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी हासिल करना चाहती थी, ताकि ज़्यादा फायदा हो। लेकिन मैक्स जेट सोल्यूशन नहीं स्पाइस जेट के लिए प्रॉब्लम बनकर आया। बोइंग ने इस जहाज़ में एमकास नाम का एक सिस्टम लगाया, लेकिन किसी को बताया नहीं। सिस्टम ने ढंग से काम नहीं किया और एक के बाद एक 2 मैक्स 8 क्रैश हुए, पहले इंडोनेशिया में फिर इथियोपिया में। मार्च 2019 में पूरी दुनिया में मैक्स 8 ग्राउंड कर दिए गए और इस चीज ने स्पाइस जेट को पूरी तरह से तोड़ दिया। स्पाइस जेट की पूरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी काफी हद तक इसी मैक्स 8 पर टिकी हुई थी। सारी बड़ी एयरलाइंस की तरह स्पाइस जेट भी जहाजों को लीज करती थी। मतलब पहले एयरलाइन बोइंग, एयरबस या किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से जहाज खरीदती है, फिर उसे किसी कंपनी को बेच देती है और फिर इस कंपनी से प्लेन किराए पर लेकर उड़ाती है। इसमें से एक साथ बहुत सारा पैसा प्लेन खरीदने में फंसता नहीं है और एयरलाइन को कैश फ्लो मैनेज करने में भी मदद मिलती है। लेकिन स्पाइस ने मैक्स 8 खरीदे थे और मार्च 2019 से 21 महीने तक ये जहाज हवा में उड़ ही नहीं पाए। मतलब अब तक इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रही स्पाइस जेट पर अब अमेरिका से बिजली आकर गिरी थी। लेकिन स्पाइस जेट को बिल्ली की तरह 9 जिंदगियां मिली थी, तो कंपनी यहाँ भी बच गई। मैक्स ग्राउंडिंग के 1 महीने में माने अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज बंद हो गई। कंपनी के कई प्लेन जमीन पर खड़े थे। उन्हें लीज पर देने वाली कंपनियां भारत में ही किसी दूसरे ऑपरेटर को ये प्लेन देना चाहती थी। सरकार भी एविएशन सेक्टर में क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही थी, तो स्पाइस जेट ने इस मौके को भुनाया और कुछ ही समय में 30 से ज्यादा पैसेंजर जेट अपनी फ्लीट में शामिल कर लिए। नए प्लेन और क्रू की वजह से कंपनी का मार्केट शेयर तो तेजी से बढ़ने लगा और कंपनी 2014 वाले लेवल तक भी पहुंचने लगी। हालात सुधरे ही थे कि एक और दिक्कत आ गई। 2019 के आखिर में कोविड-19 आया। मतलब इस बार अमेरिका की जगह चीन से मुसीबत आई थी। स्पाइस जेट ने पहले एक ऐसे जेट को खरीद लिया जो उड़ नहीं सकता था, फिर उसने एक दूसरी एयरलाइन की फ्लीट और स्टाफ को एक्वायर कर लिया और उसके चंद महीनों के अंदर पूरी दुनिया में एयर ट्रैवल ही बंद हो गया। बिना टिकट बुकिंग्स के इतने सारे प्लेन, स्टाफ का खर्चा स्पाइस जेट पर भारी पड़ गया। कोविड-19 का झटका इतना बड़ा था कि कंपनी आज तक उससे पूरी तरह उबर ही नहीं पाई है। जब पैसेंजर नहीं मिले तो एयरलाइन ने स्पाइस एक्सप्रेस नाम से अपना कार्गो बिजनेस शुरू किया। कुछ पैसेंजर जेट्स को माल ढोने के लिए इस्तेमाल किया। एयर एम्बुलेंस जैसी सर्विसेज भी शुरू की। इन कोशिशों और सरकार से मिली आर्थिक मदद ने कंपनी को किसी तरह बचाए रखा, लेकिन कमबैक नहीं हो पाया। 2022 में हालात और बिगड़े। 19 जून से 5 जुलाई 2022 के बीच सिर्फ 18 दिनों में स्पाइस जेट के प्लेन्स में 8 तकनीकी खराबियां सामने आईं। इनमें से कुछ काफी गंभीर मामले थे, जिसके चलते सवाल उठा कि स्पाइस जेट अपनी फ्लीट को ठीक से मेंटेन कर पा रही है या नहीं। इतने में प्लेन के इंजन में बर्ड हिट के बाद आग लगी, इमरजेंसी लैंडिंग हुई। अहमदाबाद से दुबई जा रही स्पाइस की फ्लाइट को कराची डाइवर्ट करना पड़ा। ये जहाज 11 घंटे तक कराची में खड़ा रहा। इन घटनाओं के बाद 6 जुलाई 2022 को डीजीसीए ने स्पाइस जेट को शो कॉज नोटिस जारी किया। डीजीसीए की चिंता सिर्फ इन 8 घटनाओं की नहीं थी, बल्कि सेफ्टी मार्जिन्स को लेकर थी। डीजीसीए ने कहा कि स्पाइस जेट के पास कैश की इतनी तंगी थी कि वो सप्लायर्स और वेंडर्स को समय पर पैसे नहीं दे पा रही थी। इसका सीधा असर उनके मेंटेनेंस पर पड़ रहा था। जरूरी स्पेयर पार्ट्स समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद स्पाइस जेट का जवाब आया। स्पाइस जेट ने कहा कि नोटिस से करीब 1 महीने पहले उसके सभी एयरक्राफ्ट की डीजीसीए ने जांच की थी और उन्हें सेफ पाया था। चेयरमैन अजय ने तो उस समय यह भी कहा था कि स्पाइस जेट 100% सेफ टू फ्लाई है। स्पाइस जेट के जवाब और इंस्पेक्शंस को देखने के बाद 27 जुलाई 2022 को डीजीसीए ने एयरलाइन को 8 हफ्तों तक अपनी 50% उड़ानें ही चलाने का आदेश दिया। कम फ्लाइट्स, लीगल केस, आर्थिक संकट से जूझ रही स्पाइस जेट के पास खुद को बचाने के रास्ते कम ही बचे थे। लेकिन तभी साल 2024 में कंपनी के लिए नया रास्ता खुला। 2024 में कंपनी के शेयर होल्डर्स ने मिलकर 3000 करोड़ रुपए का नया फंड जुटाने के प्लान को मंजूरी दी।
इस पैसे का बड़ा हिस्सा स्पाइसजेट का पुराना हिसाब किताब चुकता करने में इस्तेमाल किया गया। स्पाइसजेट का प्लान सिंपल था। 1500 करोड़ रुपए उन कंपनियों और एयरपोर्ट अथॉरिटीज को दिए जाएंगे जिनका बकाया लंबे समय से अटका हुआ है। बाकी के 750 करोड़ रुपए उन हवाई जहाजों की मरम्मत पर खर्च होंगे जो पैसों की तंगी या खराबी की वजह से बिना उड़े सिर्फ जमीन पर खड़े रहे, ताकि उन्हें दोबारा आसमान में उड़ाया जा सके। देखा जाए तो स्पाइसजेट पिछले काफी समय से बुरे दौर से गुजर रही थी। एक तरफ पैसों की किल्लत थी, दूसरी तरफ अदालती मामले, यहाँ तक कि स्टाफ की सैलरी लेट होने और पीएफ का पैसा तक न भर पाने जैसी खबरें भी स्पाइसजेट में आ रही थी। ऐसे में शेयर होल्डर से मिली ये मंजूरी स्पाइसजेट के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं थी। ये लाइफलाइन स्पाइसजेट के लिए अच्छी साबित हुई भी। दिसंबर 2024 को खत्म हुए क्वार्टर में स्पाइसजेट ने 26 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी क्वार्टर में कंपनी को करीब 300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी का कुल रेवेन्यू भी बढ़कर 1651 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले करीब 35% ज्यादा था। इस दौरान पैसेंजर लोड फैक्टर 87% रहा, यानी उपलब्ध सीटों का बड़ा हिस्सा यात्रियों से भरा रहा। पर यह खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। फिर एक कोर्ट केस स्पाइसजेट के खाते में आया। एविएटर एमएल कंपनी ने स्पाइसजेट को हवाई जहाज लीज पर दिए थे। जब स्पाइसजेट लंबे समय तक किराया नहीं चुका पाई और बकाया बढ़कर लगभग 58.64 करोड़ रुपए हो गया, तो लीजिंग कंपनी ने स्पाइसजेट को दिवालिया घोषित करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का रुख किया। 2024-25 के दौरान चल रही सुनवाई में कंपनी ने अपना पक्ष भी रखा। स्पाइसजेट ने कहा कि वो कंपनी को बैंकरप्सी प्रोसीडिंग से बचाना चाहती है और जल्द ही बकाये का सेटलमेंट करेगी, लेकिन महीनों तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और सुनवाई खिंचती चलेगी। मामला खींचते खींचते 2026 तक पहुंच गया। ट्रिब्यूनल ने कई सुनवाइयों के बाद इस केस का फैसला रिजर्व रखा। जब फैसला सुनाने का दिन आया, तब दोनों कंपनियों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने आपस में समझौता कर लिया है। 19 अगस्त को अदालत ने समय बर्बाद करने के लिए दोनों पार्टियों को 15-15 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। कोर्ट के इस फैसले से अजय सिंह का एयरलाइन पर कंट्रोल तो बच गया, लेकिन ये बार बार का जुगाड़ कब तक चलेगा? स्पाइसजेट की परेशानी अब सिर्फ कुछ समय के लिए आई पैसों की कमी तक सीमित नहीं रह गई है। जुलाई में डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में उसकी हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 1.6% रह गई, 2014 के बाद सबसे कम। एक समय था जब स्पाइसजेट का मार्केट शेयर 20% से भी ज्यादा था, लेकिन अब कंपनी बहुत छोटी खिलाड़ी बनकर रह गई है। ऐसे में एनसीएलटी से मिली मौजूदा राहत फिलहाल कंपनी को थोड़ा और समय जरूर देती है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या स्पाइसजेट के पास अब इतना मजबूत बिजनेस बचा है जिसे दोबारा खड़ा किया जा सके। एनसीएलटी ये तो तय कर सकता है कि कंपनी दिवालिया प्रक्रिया में जाएगी या नहीं, लेकिन सरकार को यह तय करना होगा कि वो आखिर बचाना क्या चाहती है। अगर मकसद एक मजबूत और टिकाऊ कंपेटिटर एयरलाइन को बचाना है, तो स्पाइसजेट को यह साबित करना होगा कि उसका बिजनेस दोबारा चलने लायक है, और इसके लिए उसे पैसेंजर्स का खोया हुआ भरोसा लौटाना होगा, जो अब स्पाइसजेट की फ्लाइट बुक करने से पहले 2 बार सोचने लगे हैं। क्या स्पाइसजेट फिर से एविएशन मार्केट में वापसी कर पाएगी? क्या कंपनी अपने कोर मॉडल को बचा पाएगी? ये सवाल आने वाले कुछ महीने ही बता पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका इसके ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे रिकॉर्ड किया हमारे साथी सर्वेश ने। आप देखते रहे खबरगांव। शुक्रिया।